हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2025 के लिए मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है वो 2024 वाला क्वेश्चन बैंक आ चुका है, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8 एवं 3a माइनस 4b इज इक्वल टू -5 हो तो इसमें से ए और बी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका मान भी इसमें रह करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे और इसका नियम भी इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए कि यह इक्वेशन 1 है। दूसरा जो लिखा हुआ है 3a माइनस 4b इज इक्वल टू -5, यानी कि इसको हम लोग -5 समीकरण 2 मान लिए। क्या मान लिए? समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जो है मतलब कि बना देंगे, हल कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। या तो हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं या फिर दूसरा को बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, हम लोग यहाँ पर लिख भी देंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, इतना बात लिख देना है, शॉर्टकट बना दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, गुना करेंगे 3 से, पूरा में गुना हो जाएगा। ठीक है, इस पूरा में 3 दूना के कितना हो गया 6a, और प्लस 3 तिहाई के 9b बराबर हो जाएगा 8 तिरके के 24। इस समीकरण 1 था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूना के 6a और माइनस है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 4 दूना 8b, फिर माइनस हो जाएगा, बराबर में माइनस हो गया 5 दूना -10। इस प्रकार से लिखेंगे। इसको हम लोग माइनस में जब भेजेंगे, यानी कि इसको माइनस करेंगे समीकरण 2 को, तो यह जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है माइनस हो जाएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया प्लस, क्योंकि जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा जब उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो ठीक है, तो -6 से -6 कट के खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच गया कितना 8 और 9 हो जाएगा 17। 17b बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 24 और 10 हो गया 34। तो b इज इक्वल टू क्या जगह 34/17। 17 दूना कितना होता है 34, तो आ गया 2। तब b के मान कितना आ गया 2 आ गया। तब b के मान 2 जो है सब में दिया हुआ है, b छोड़ के a में, c में और d में। अब देखते हैं a के मान कितना आएगा। तो a के मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे b का मान, लिख लेना b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो 2a प्लस 3, यहाँ पर नहीं कुछ रहता, इसका मतलब गुना रहता है, इंटू 3। b के मान कितना है 2 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। 2a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 था, तो हम लोग 8 लिख देंगे। यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 3 दूना के 6 है, इधर प्लस में है, उस पर माइनस में चल जाएगा। बराबर से इधर से उधर जब जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 8 माइनस हो गया 6, यहाँ पर a बराबर हो गया 8 में 6 हो गया तो 2, और बाटा में हो जाएगा 2। 2 से 2 कट के आ गया 1, तो a के मान 1 आया, a बराबर कितना आ गया 1 आया, और b बराबर कितना आया, तो b बराबर 2 आया। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन ए में है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, रैखिक समीकरण युग्म 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ पर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिख देते। ठीक है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ठीक है, एवं अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट आप प्लस बराबर चिन्ह दबाने पर प्लस आता है, तो हो सकता है टाइपिंग करने वाला शिफ्ट छोड़ दिया होगा, इसीलिए बराबर आ गया है। 2a
2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एवं 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है। तो ये क्या है, संगत है या असंगत है या अमिश्रित है या इनमें से कोई नहीं है। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई संगत है या फिर असंगत है? इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है जो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा देर के लिए हम लोग उस फार्मूला को देख लेते हैं। इसको सबसे पहले 3 गो नियम होता है। पहला, यदि A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2, अगर A1 बाटा A2 बराबर नहीं है B1 बाटा B2 तो इसको हम लोग प्रतिच्छेद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम लोग इस प्रकार से ग्राफ एक लेंगे और जो ग्राफ पारेंगे तो A1 बटा A2 अगर B1 बटा B2 के बराबर नहीं रहेगा तो यह दोनों ग्राफ जो है तिरछा रहेगा। कैसा रहेगा? तिरछा, इस प्रकार से। तो ये कहीं ना कहीं कटेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं? इसको प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है, यानी कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसको हम प्रतिच्छेद कहते हैं। और कहीं एक जगह पर कटता है तो एक जगह पर कटता है तो इसको हम लोग कहते हैं एक हल। क्या कहते हैं? एक हल। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ हल निकल रहा है। तो जब किसी का हल निकलता है उसको संगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगत। तो इसका हल निकल रहा था, क्या हो गया? संगत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे दूसरा में, अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, यानी कि पहला कंडीशन जो है बराबर है, तो हम लोग देखेंगे अब C1 बटा C2 को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर अगर नहीं है C1 बटा C2, तो क्या करेंगे? अगर यह बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह समांतर रेखा होगा। एक रेखा जहाँ से गुजरा है बिल्कुल उसी के जगह से दूसरा रेखा गुजरा होगा। कहने का मतलब अगर हम लोग इस प्रकार से इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा यहाँ से गया है और दूसरा रेखा यहाँ से गया है, तो इसके बीच के जो दूरी रहेगा यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही रहेगा। इसके पीछे के रीजन है यह दोनों रेखा अलग अलग है। C1 बटा C2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों रेखा क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। लेकिन A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों रेखा जो अगला वाला रेखा जहाँ जाएगा उसके पीछे वाला रेखा भी सेम टू उतना ही की दूरी पर वहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब समांतर होता है, कहीं भी आपस में कटता नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर। और समांतर है और कहीं कटता ही नहीं है, इसीलिए इसका जो है कोई हल नहीं होता है, इसका कोई भी हल नहीं निकलता। यहाँ पर एक जगह पर कट गया है तो इसका एक हल है, ये कहीं कटेगा ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। ठीक है, ये कहीं भी नहीं कट रहा है। आगे जो है इसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है, यानी कि अद्वितीय हल का मतलब इसका एक ही हल निकलेगा। आगे हम लोग तीसरा में देखते हैं, अगर सब बराबर है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ए भी बराबर है C1 बटा C2 के। कहने का मतलब सब जब बराबर रहेगा तो जो पहला रेखा जहाँ से गुजरा हुआ रहेगा, यानी कि एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे और एक रेखा मान लिए हम लोग यहाँ से गुजरा हुआ है, तो दूसरा रेखा भी सेम टू इसी जगह से गुजरेगा। कहने का मतलब है एक ही बिंदु पर दोनों जब रहेगा तो इसका जो है न, जैसे इसका प्रतिच्छेद था तो इस संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपाती। इस समांतर है, इस संपाती एक ही जगह पर, जैसे हम क्या बोलेंगे? संपाती इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। और इसका कितना हल निकलेगा? तो ये हर जगह पर ही कटा हुआ ही है, हर जगह पर कटा हुआ है, जहाँ निकालेंगे वहीं पर इसका हल निकल जाएगा। तो इसका अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल। अनेक हल। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंगत। इसको संगत बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका कुछ आंसर निकल रहा है तो ये क्या हो गया? संगत। इसका आंसर नहीं निकल रहा था, ठीक है, तो इसको हम लोग असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंगत। ठीक है,
इसको हम समझ गए असंगत कब होता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 को, तो इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन था समीकरण युग भी था इतना इतना तो क्या है, संगत है या असंगत है, तो हम लोग देखेंगे A1/A2 यानी कि 2 बटा इसका 2 हो जाएगा है 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3/6, लेकिन ये 6 माइनस में है, ये कट किया गया 1/2 आई कट किया गया 1/-2, यहाँ पर अगर बराबर रखेंगे तो हो जाएगा 8/9। तो A1/A2 बराबर, यह पहले ही बराबर नहीं है, जब यह बराबर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका मतलब क्या है, यह संगत है। क्या है, संगत। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। कहने का मतलब सेम टू क्वेश्चन वही है, इसमें भी हम लोग को देखना है कि यह समपाती है, समांतर है या फिर प्रतिच्छेद है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे A1 के मान 2 और A2 के मान 4, B1 के मान बराबर B1 के मान 3 और B2 के मान 6। ठीक है, और बराबर C1 के मान 4 और इसका मान 12। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 और 4 तिहाई के बराबर, 4 तिहाई के 12। अब यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, ये 1/3 हो जाएगा, तो इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो नियम है इसको हम समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो समांतर जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, समीकरण निकाय 2x - 3y = 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = 0 के कितने हल है। कहने का मतलब अगर इसमें वहाँ से एक को इस पर ले दिया है तो उसमें भी इधर ही ले दिया है। जब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे तो उधर रहे या फिर इधर है, दोनों को एक साइड में ही रखना है। अगर एक इस प्रकार है, इधर है मन बराबर का इधर है एक, और यहाँ पर 2 अगर उधर रहता तो हम लोग इसको एक साइड करते, या तो इधर रखते या तो उधर रखते, लेकिन दोनों इधर ही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लिख देंगे 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर -3 है तो -3, यानी कि x1 है, A1 है और ये A2 है, ये B1 है और ये B2 है, तो यहाँ पर जाएगा -3 और बटा B2 हो जाएगा 1। कहने का मतलब इसमें माइनस है लेकिन इसमें माइनस नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एगो में माइनस एगो में माइनस नहीं है तो ये बराबर होगा ही नहीं, बराबर होगा ही नहीं। जब यह बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब यह प्रतिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद में एक हल होता है। कह रहा है एक और केवल एक हल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद में एक हल होता है, यानी कि एक जगह पकड़ता है तो एक हल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। अनंत हल कहने का मतलब है यह समपाती है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, सब बराबर है। तो हमको क्या कह रहा है, इसके आगे पहले देखेंगे, यहाँ पर कुछ में तो एक है, यानी कि A1 के मान अगर हम लिखना चाहेंगे तो A1 के मान 1 हो जाएगा और B1 के मान 2 हो जाएगा और C1 के मान 3 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे A2 तो A2 भी इधर वाला, A2 के मान हो जाएगा 5, A1 के मान 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बराबर भी 1 लिख दे रहे हैं। अच्छा बराबर नहीं दे, ठीक कोई बात नहीं है, ऐसा ये 1 लिख दे रहा है, यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, बड़ी डिजाइन की लिख दे, रुको फर्स्ट लिख दे। A1 बराबर 1, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 3, A2 बराबर 5, B2 बराबर, यहाँ पर क्या है K है, Y को नहीं गिनना है, Y और X रहता ही है, और C2 बराबर है 15। तो इसमें क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो किसी को बराबर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि A1/A2 बराबर
B2 बराबर C1 बटा C2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनंत हल। अनंत हल का मतलब यह समपाती है। तो किसी एक को बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर। A1 के मान है 1 और A2 के मान है 5 बराबर B1 के मान है 2 और B2 के मान है k। अगर इसको ही बराबर करेंगे तो ये 5 दिया 15, कहने का मतलब 1/3 है, तो यो 1/5 है, तो ये भी 5 3 15 1/5 ही आएगा। दोनों को बराबर करेंगे तो आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k इज इक्वल टू 5 दूना के 10। के बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 5 था, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में डी के मान जो है बराबर होता है। कहने का मतलब है अगर 5 है, 5 के बाद 7 आया तो 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। जब वो 2 बढ़ रहा है तो वो 2 बढ़ते रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। यहाँ पर देखेंगे तो 0.3 है, उसके बाद 0.33 है, उसके बाद 0.333 है। यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान जो है एक रूप से नहीं बढ़ रहा है। अगर 0.3 है तो आपकी 0, उसके बाद जैसे 3 आ गया तो उसके बाद 0.36 आना चाहिए था। ठीक है, तो यह अलग आ गया, इसीलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन बी में है 1 और 11 111। 1 से 11 के बीच में 10 है और यहाँ से फिर 11 से लेकर 100 के मैंने 111 के बीच में अंतर 100 है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच के अंतर बराबर नहीं है। समांतर श्रेणी में बीच के अंतर बराबर होता है। यहाँ पर है 2 4 6 2 6 4 8 16। यहाँ से 2 के अंतर है, यहाँ से 4 के अंतर है और यहाँ से 8 के अंतर है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंतर एक ही आना चाहिए। लास्ट में है 0 से 4 कम हुआ तो -4, फिर -4 से कम हुआ तो -8 और -4 से 4 कम हुआ तो -12। इसका मतलब यह जो है -4 इसमें डी के मान दिया हुआ है। तो इसीलिए ऑप्शन डी हम लोग का सही है, क्योंकि इसके बीच के दूरी बिल्कुल बराबर है। समझ में आ गया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हम लोग देखते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन को। पी के किस मान के लिए पद 2p+1 13 और 5p-3 समांतर श्रेणी में है। कह रहा है p के मान हम लोग को ज्ञात करना है और यह समांतर श्रेणी में कहाँ है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर 5 के बाद 7 आया तो 7 के बाद 9 आएगा, यानी लगातार 2 बढ़ रहा है तो 2 ही बढ़ेगा। तो अगर हम लोग कोई संख्या लेते हैं, पहला संख्या ले लिए 4, दूसरा संख्या ले लिए 7, तीसरा संख्या ले लिए 10, यानी कि 3 3 बढ़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में है। अगर हम लोग बीच वाला ज्ञात करेंगे, यानी कि बीच वाला ज्ञात करेंगे तो शुरुआत वाला लास्ट वाला के जोड़ देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। जैसे कि 4 और +10 और इसको आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 10 4 14 और बाटा 2 हो जाएगा 7। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत वाला और लास्ट वाला के जोड़ करके आधा करेंगे तो बीच वाला ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पर बनाते हैं। बीच की संख्या निकालने का भी यही फार्मूला होता है। तो इसको और इसको जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, 2p+1 फिर +5p-3 और बाटा हो जाएगा 2 = हो जाएगा 13। नहीं समझ में आया तो हम लोग क्या किए हैं कि एक फार्मूला होता है a1 + a3/2 = a2। इस फार्मूला को याद रखना। अगर बीच के कोई संख्या ज्ञात करना है और आरी वाला दिया है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और आधा कर देंगे तो बीच वाला ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़े, यानी कि 2p+1 इसका मान है और 5p-3 इसका मान है। इसको हम लोग इसको कोष्ट में इसलिए नहीं रखे क्योंकि यहाँ पर गुना रहता तो कोष्ट में तो रखना ही पड़ता, और माइनस रहता तो इसमें चिन्ह बदलने के लिए भी कोष्ट में रखना पड़ता। तो यहाँ पर प्लस है तो कोष्ट नहीं रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 2p + 5p, यहाँ पर हो जाएगा 6p। फिर प्लस है और माइनस तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 में से अगर 1 घटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ज़्यादा 3, यानी कि मेरे पास 3 गो कर्जा है, एगो खत्म किए, यानी कि एगो कमा करके लिए तभी 2 गो कर्जा बाकी रह गया और बाटा हो गया 2 बराबर है 13। यहाँ से ना 2 कॉमन कर लेंगे, 2 जब कॉमन कर लेंगे 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो 3p-1 और बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बराबर 13 के 13 ही था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3p-1 = 13, 3p = 13, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 3p = 13 1 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
14 कहाँ से हो जाएगा, 14 तो कटेगा ही नहीं। 2p प्लस 1, 2p प्लस 1, 3p, 5p प्लस, तो 5 या 2 7, यहाँ पर 7 होगा ना। अच्छा ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 3 2 अब 5 कितना हो गया, 7p। अब प्लस इनकी माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो हो गया -2 और बाटा 2 बराबर हो जाएगा 13। इन्हें बाटा में तो उनको तो चल जाएगा, गुना में 7p माइनस 2 इज इक्वल टू 13 और गुने 2, 13 दूना के कितना हो गया 26। तो 2 5 7p नु है, 7p बराबर हो जाएगा 13 दूना के 26 और माइनस आता है तो कथन में चलेगा, प्लस में तो 2 हो जाएगा, तो 26 और 2 28, 7p बराबर 28। तो 7 चौका 28, यानी कि p बराबर हम लोग जब ज्ञात करेंगे, p बराबर तो यहाँ हो जाएगा 28 और ये गुना में है, नहीं कुछ रहता तो कथन में रहता है गुना में, तो इसको भेज देंगे बाटा में, तो हो जाएगा 7। तो हो जाएगा 7 चौका 28, 4 आ गया, यानी कि p के मान कितना आ गया, 4 आ गया। p के मान 4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है, यदि ए एन समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का एनवा पद है तो ए एन माइनस ए 25 माइनस ए 10 का मान क्या होगा। करा ए एन समांतर श्रेणी इतना इतना का एनवा पद है। ठीक है, इसमें ए 25 माइनस ए 10 का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं a1 के मान क्या दिया, a1 बराबर 3 दिया हुआ है, और d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि कितना बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है, तो d के मान हो गया 5। ठीक है, a के मान हम लोग को मिल गया और d के मान मिल गया। अब हम लोग को ज्ञात कथी करना, a25 और a10। a25 अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर 25 है तो एन के मान हम लोग कितना रख देंगे, 25, तो बराबर हो जाएगा ए के मान कितना दिया हुआ है, ए के मान है 3, तो 3 प्लस एन के मान कितना है, एन के मान इसमें 25 दिया हुआ है, यहाँ पर एन के मान है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 25 और माइनस 1 और डी के मान क्या दिया 5, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 24 गुने, यहाँ नहीं कुछ, इसका मतलब गुना है 5, यह हो जाएगा 3 और प्लस 24 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120, तो 120 से 3 123 हो गया। यह हो गया a25 के मान। अब हम लोग याद करेंगे a10 के मान, a10 बराबर a प्लस n माइनस 1, एन यहाँ पर जब 10 रखे तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 1 और d के मान 5 दिया हुआ है, तो d अभी रखते हैं, एक बाद 5 रख देंगे, बराबर a प्लस 9 और d के मान 5। ए के मान 3 दिया था, तो यहाँ पर हम लोग ए के मान 3 रख देते हैं, यहाँ पर ए के मान 3 दिया था 3 रखेंगे, ए का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 9 5 45, 3 यहाँ पर हो जाएगा 9 5 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। ए 10 के मान 48 है और ए 25 के मान 123 है। कह रहा है ए 25 माइनस ए 10, ए 25 के मान 123 माइनस ए 48 के मान, ए 10 के मान 48, इसको घटाव बना दे, एक ले लेगा, 13 13 में से 8 कहता है 8 5 13 5 आ जाएगा। उसके बाद एगो दे दिया तो कम हो गया, ये हो गया 11, 11 में से 4 गया था 7 4 11 75 आ गया। ठीक है, 75 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, कहने का मतलब a2 के मान दिया हुआ है 13 तथा इसका पांचवा पद यानी कि a5 बराबर कितना दिया है 25 है, तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर कहने का मतलब बीच के दूरी यानी कि d के मान हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर a2 बराबर दिया हुआ है 13, a2 बराबर क्या दिया हुआ है 13 और a5 बराबर दिया हुआ है 25। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, एन के मान 2 है, तो a2 इज इक्वल टू
ए प्लस एन के मान 2 यहाँ पर रखे हैं तो 2 - 1 और इंटू डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 बराबर ए प्लस 2 में से गया तो 1 डी। ठीक है, यानी कि ए एन के मान हम लोग ज्ञात किए हैं तो क्या आ गया, ए प्लस डी आया। यहाँ पर उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, ए एन की जगह 5 है तो A5 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन - 1 और इंटू डी। तो 5 रखेंगे, A5 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान नहीं दिया, ए प्लस एन के मान 5 है तो 5 में से गया था। अच्छा एक बार लिख देते, 5 - 1 और यहाँ पर हो गया डी। A5 बराबर हो गया ए प्लस, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4D। यहाँ पर A2 के मान कितना दिया 13, तो 13 बराबर हो गया ए प्लस डी। और यहाँ पर A5 का मान 25 दिया है तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D। इस 25 को हम लोग ऊपर भी लिख सकते थे या इस 13 को भी ऊपर लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, किसी को भी हम लोग घटा सकते हैं। तो यहाँ पर घटा देंगे, अब उसी को घटा लेते हैं, यहाँ माइनस कर लेंगे, 25 बराबर ए प्लस 4D। इसको हम माइनस करेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 25 में से 13 में से 25 घटेगा तो बच गया -12 और ए से ये कट गया और यहाँ पर डी में से 4 गो डी घट गया तो बच गया -3D, -3D बच गया। माइनस से माइनस कट गया और डी बराबर हो जाएगा 12/3, तो डी के मान हो गया 4 3 12 4 आ गया। डी के मान ही हम लोग को ज्ञात करना था। ठीक है, यानी कि करा सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर का मतलब होता है डी के मान, जो कि 4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पद का योग, n पदों का योग 5n - n² है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। इसका जो है योग दिया हुआ है इतना और इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, S1 के मान और A1 के मान एक ही होता है, तो हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे A1 बराबर होता है S1। ठीक है, n पदों का योग दिया हुआ है तो अगर हम लोग S1 ज्ञात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पर दिया है 5, n के जगह पर हम लोग कितना रखे हैं S1 के, यानी कि Sn के मान दिया हुआ है तो n के जगह पर रख लिया कितना 1, तो जगह 5 और 1 रखेंगे तो यहाँ 5 से n में गुना पहले रख देते हैं n, 5n - n²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5n के मान 1 है तो 1 और -n² तो 1 के स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 और -1 बराबर हो गया 4। A1 के मान हम लोग कितना ज्ञात किए, 4 हो गया और S1 के मान भी 4 ही होगा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे A2, तो A2 के मान तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो S2 के मान ज्ञात करेंगे। S2 बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 2 रखेंगे, 5 और 5 के बाद n से गुना हुआ है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, फिर -n के स्क्वायर है तो n की जगह पर 2 है तो 2 के स्क्वायर बराबर 5 × 10 - 2 × 4, ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग A2 किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो A2 बराबर फार्मूला होता है S1 - S2, तो A2 बराबर हो जाएगा S2 - S1। ठीक है, यहाँ पर इसको उल्टे लिख दिए, बड़का लिखेगा पहले S2 - S1। S2 के मान 6 है और -S1 के मान कितना है 4 है। कहने का मतलब पहले का पद हम लोग को ज्ञात किया हुआ है 4, दूसरा का पद क्या ज्ञात हो गया, घट जाएगा तो 2 हो जाएगा 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो AP है यह घटते जा रहा है। ठीक है, और कितना घट रहा है तो 2 घट रहा है, पहले 4 था तब 2 हुआ, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद फिर माइनस में 2 होगा। इसका मतलब यह 2 घटते जा रहा है तो इसका D के मान क्या हो गया, तो D बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, फार्मूला भी होता है D बराबर A2 - A1, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। D बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। समझ में आ गया, इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो S1 यानी कि यहाँ पर n के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो S1 के मान ज्ञात होगा, 2 रखेंगे तो S2 के मान ज्ञात होगा। S1 और A1 तो एक ही होता है, लेकिन A2 ज्ञात करने के लिए S2 में से S1 को घटाना पड़ता है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि P इंटू A/2 और 4 है, ठीक है, बिंदुओं A -6 5 और -2 3 का जोड़ने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु है, ठीक है, वहाँ पर को नहीं होगा, के मध्य बिंदु है, तो ए का मान ज्ञात करें। हम लोग को इसका ए का मान ज्ञात करना है और दोनों के जोड़ने वाले का रेखाखंड के जो मध्य बिंदु में ई है, कहने का मतलब एगो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, दोनों के बीच में पी है, कौन है, पी है, मध्य का मतलब बिल्कुल बीच। तो शुरुआत वाला के लास्ट वाला के इनकी फार्मूला होता है x2 + x1/2 और y वाला का फार्मूला होता है y2 + y1/2। मध्य बिंदु, मध्य कहने का मतलब बीच। 5 और 10 के बीच में कितना होगा, तो 5 और 10 के बीच में 7.5 होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है -6 5, यहाँ पर क्या दिया हुआ -2 और 3, ये दोनों शुरुआत वाला के जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये जो हम लोग का x के मान आ जाएगा। यहाँ पर -2 और प्लस हो जाएगा -6, दोनों को जोड़ देंगे और बाटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। -2 -6 क्या हो जाएगा, -8, बाटा में 2 होता है, बाटा में 2, ठीक है, तो इतना -8/2 आ गया। लेकिन ये जो है एक आंसर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है A/2, तो हम लिख देंगे A/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। अच्छा, इसको इधर लिख दिए थे, इसको हम लोग इस तो गुना कर देंगे, तो -8 × 16 माइनस इन्हें गुना कर देगा, -16 बराबर 2a, a बराबर हो जाएगा -16 और बाटा 2, तो 8 दूना 16 -8, एक मान कितना आ गया, -8 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो, कहने का मतलब 3 बिंदु है और रैखिक का मतलब बिल्कुल सीधा एक लाइन है, ठीक है, एक सीधा लाइन है, तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब एक लाइन है तो लाइन का क्षेत्रफल 0 आता है, कितना आता है, 0 आता है, यानी कि इस प्रकार से यह त्रिभुज नहीं बना हुआ है, एक सीधा लाइन है, तो एगो लाइन है तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक ए के मान भी दिया है, बी के मान, सी के मान दिया हो, तो उसके केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। केंद्र का निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और फिर +y1 + y2 + y3/3। कहने का मतलब x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। चलो यहाँ पर सबका मान जोड़ देते हैं, -1 5 और 8, -1 5 लिख लिए, -1 + 5 + 8 बटा 3, कोमा में इधर y वाला का क्या है, 0 - 2 2, 0 - 2, अच्छा प्लस में लिखेंगे, 0 - 2 + 2 बटा में 3, जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 13 में से गया तो 12, 12/3 माइनस 2 में से 2 तो 0, 0 0 तो 0, तो 0/3, 4 3 के 12, 4 और 0 में 3 से भाग देंगे तो 0, 4 और 0 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है, 4 और 0 इसका आंसर आया, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AD BAC का अर्धक है तथा AB 10 सेंटीमीटर और AC 14 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर हो, तो DC का मान क्या होगा। हम लोग को DC के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ठीक है, किसी का कितना भी लंबाई हो सकता है। यहाँ पर A अगर हम लोग मानते हैं तो इसको मानेंगे B और इसको मानेंगे C। यहाँ पर दिया भी है मान, किसका, AB का मान 10 दिया, ये 10 हो गया। उसके बाद AC का मान दिया भाई 14, तो ये हो गया 14। इसमें कह कथी रहा है, AD, AD कहाँ है, तो AD है B B A C, B A और C के का अर्धक है। कहने का मतलब है B A और C के यहाँ से काट रहा है, ठीक है, और इसमें BC के मान 6 है, इसका मान क्या है, 6 है।
इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग को ज्ञात कैसे करना है, डीसी का मान। अच्छा ये नो डी है, इधर डी है, इसका मान हम लोग को ज्ञात है। इसका मान हम लोग एक्स मान लेते हैं। मान लिया एक्स है, ये पूरा था 6, कितना था 6, तो इसका मतलब अगर एक्स रहेगा तो ये हो जाएगा 6 और माइनस के एक्स। समझ में आया क्या? जैसे कि ये पूरा अगर 6 है, ये 2 है, तो ये 6 तो ये हो जाएगा 4, काहे कि ये जितना में से घटा लेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर 6 माइनस एक्स है। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा समझना, और जितना भी इसमें बताया जा रहा है टोटल के टोटल आसान भाषा में समझने के लिए ही बताया जा रहा है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको दोबारा तिबारा देखने पर 100% समझ में, अच्छा 100% समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर ए बी बाटा ए सी लिखेंगे, ए बी बाटा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अर्धक है इसीलिए ये बराबर हो जाएगा बी डी बाटा सी डी, बी डी बाटा सी डी हो गया। ए बी के मान कितना है 10 बाटा ए सी के मान कितना है 14 बराबर बी डी के मान क्या है 6 माइनस एक्स बाटा डीसी के मान क्या है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इधर जाएगा 10x इज इक्वल टू, दोनों में हो जाएगा 14 में 6 से गुना होगा, 14 छक 84 माइनस फिर 14 में 1 से गुना, 14 इकाई 14x हो गया। x वाला को एक तरफ करेंगे, बिना x वाला को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस तो प्लस हो गया 14x बराबर हो जाएगा 8 पर 4 84, ये कटा ये बढ़ जाएगा कितना 14 और 10 24x बराबर 8 पर 4 84, तो x बराबर क्या हो जाएगा 84 बाटा 24 भागा आता है। इसको पहले कटा देते हैं, 12 दूना के 24, ये कट जाएगा 42 दूना के 84, फिर 2 से कट जाएगा, आसान तरीके से कटा रहे 21 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 आई 7 3 के 21 हो गया कितना 7 बाटा 2, 7 बाटा 2 और 2 के पढ़ा पड़े 2 से, अभी हो जाएगा कितना, ये हो गया 7 3 दूना 6 3.5 3.5 3.5 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, यह जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं 15 नंबर। त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है डी ई बी सी के पैरेलल है, करे का मतलब बराबर है। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर ए मान लिए, यहाँ पर बी मान लिए, यहाँ पर सी मान लिए, और डी ई पैरेलल करने का मतलब बिल्कुल इस प्रकार से, ये जो रेखा दिखाई दे रहा है ना इसी के समांतर है, इन्हें हो जाएगा डी और इन्हें हो जाएगा ई। ए डी बाटा बी डी, ए डी बाटा यहाँ पर ए डी, यहाँ पर ए डी बाटा बी डी, यानी कि ये 5 है, बी डी कितना है, डी बी है 3 है, ये 5 है। समझ में आ गया, ये 5 है। यदि ए सी कौन है, ए सी पूरा है, ठीक है, ए सी 5.6 है, तो ए ई के मान ज्ञात करें, ए और ई के मान ज्ञात करना है। तो ए ई के मान तो बहुत आसान तरीका है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूरा ए का मान मान लिए एक्स, कितना मान लिए एक्स, तो ये पूरा में से ही घटा लेंगे तो ही आ जाएगा, यानी कि अगर हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है तो इस पूरा में से इसको घटा लेंगे। पहले का तरीका यह है कि हम लोग अब सी ई के मान भी ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार से, 5.6 में से x को घटा लेंगे तो हम लोग का ये ज्ञात हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम लोग इसको भी जोड़ के लिख देते हैं, 5 और 3 8 लिख दिए, हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बी, यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ लाइन ए बी, अब बाटा में लिख देंगे ए डी, बाटा में ए डी, यानी कि पूरा का बाटा ये ऊपरा का, पूरा के बाटा ऊपरा का, तो हिंदू लिखेंगे पूरा के बाटा ऊपरा का, तो पूरा है ये कितना, चलिए ए सी और बाटा हो जाएगा ऊपर का ए और ई। ठीक है, कहने का मतलब इधर वाला पूरा लिखेगा, ये नहीं तुम लोग सोचना
कि हाई जो है ए सी क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी लिखे मतलब पूरा के बाटा ई लिखे। हम लोग चाहेंगे तो ए डी बाटा डी बी और ए ई बाटा ई सी भी लिख सकते हैं। तो 56 - 1 से यहाँ पर लिखेंगे, आंसर वही आएगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका है ए बी बाटा माने पूरा बाटा में लिख देंगे आधा, फिर पूरा बाटा में लिख देंगे ऊपर का आधा। हो गया। ए बी के मान है 8, दोनों के जोड़ने पर 8 आ रहा है, पूरा तो 8 है। और बाटा ए डी के मान है 3 बराबर ए सी के मान कितना है, ए सी के मान 5.6 और ए ई के मान है x, तो यहाँ पर मान लिए x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब गुना कर देंगे। 8x बराबर 3 से 36 का 18 के 8 5 3 15 1 16। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 16.8 बाटा 8, कट जाएगा तो 8 दूना 16, 8 का 8 2.1। ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज की संग भुजाओं का अनुपात 5 और 6 हो तो उसके परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर परिमाप के अनुपात ज्ञात करना है और अनुपात दिया किसका है, तो भुजा के अनुपात दिया है। हम लोग जानते हैं कि अगर भुजा जितना है तो परिमाप भी उतना ही। कहने का मतलब यह है कि परिमाप में स्क्वायर नहीं होता है, परिमाप में स्क्वायर नहीं होता है और वही क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और आयतन में क्यू होता है। अगर क्यू नहीं भी होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी कि 3 गो गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गो राशि के गुना होता है आयतन में, 2 गो राशि के गुना होता है क्षेत्रफल में और एक ही रहता है उसमें गुना नहीं होता है, एक ही रहता है भुजा में और अनुपात में। तो कहने का मतलब अनुपात और भुजा में कोई भी स्क्वायर नहीं होता है। क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है या फिर लंबाई चौड़ाई में गुना होता है, लेकिन परिमाप में यानी कि आयतन में नहीं, या परिमाप कर रहे हैं, परिमाप में नहीं होता है। परिमाप का मतलब आयतन अलग, जैसे कि एक मान लिए ये हुए आयत, तो इसका परिमाप का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की, मतलब चारों के जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे तो एक परिमाप हो जाएगा। तो इसमें तो स्क्वायर हुआ नहीं, खाली जोड़ हुआ है। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर वाला से इधर वाला में, चाहे इधर वाला से कोनो एक में लंबाई या गुने चौड़ाई से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो अगर कहता है इसका क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो 5 × 25 = 6 × 36, 25 और 36 ऑप्शन ए होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा। आगे हम लोग अभी देख रहे हैं, अगर एसी के जगह पर घनाभ रहता है तो इस घनाभ में कितना पानी समाएगा, कितना कोई वस्तु समाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आयतन। आयतन का मतलब इसमें कुछ वस्तु कितना समाएगा, तो इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई सब होता है, 3 में गुना होता है 3 गो। तो इसका हो जाता है क्यू, तो 5 × 25 = 25, 25 = 125, 6 × 36, 36 में 6 से गुना कर देंगे तो वो आ जाता है। तो यहाँ पर परिमाप दिया है, तो परिमाप में याद रखना उतना ही होगा, परिमाप में उतना ही होगा, दूसरा नहीं आएगा। इसके पीछे के रीजन है परिमाप के राशि में दूसरा कोई राशि से या फिर उसी राशि से गुना नहीं होता है, केवल जोड़ होता है। समझ में आ गया। तो हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर का है। ए बी के मान 6√3 है और ए सी के मान 12 है तथा बी सी के मान 6 हो तो बी के मान ज्ञात करें। हम लोग को एक त्रिभुज दे दिया है, चलो बना लेते हैं। किन्हीं भी ए बी सी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम इधर रख रहे थे इधर ही रखेंगे। ए बी के मान कितना दिया है 6√3, ए सी के मान कितना दिया हुआ है 12 और बी सी के मान कितना दिया हुआ है 6 बस। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसको सबको स्क्वायर करके चेक करेंगे। हम लोग को बी के कोण ज्ञात करना है कि कितना डिग्री के है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे, यानी कि ए बी के ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर करेंगे ए बी के स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 6 = 36 अगुने 6 × 36 फिर 3 × 3 = 9, 36 इन 3 से गुना ना 36 तिहाई 3 से गुना होगा, 36 का 18 के 8 हाथ में 1 और 3 तिहाई 9 हाथ में के 1 10, 108 हो गया क्या, 36 तिहाई 108 हो गया। ठीक है, इधर देखेंगे 6 के, ये हो जाएगा कितना 6 × 36, बी सी के स्क्वायर बराबर 36 और ए सी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 बराबर 144। अगर हम लोग इसमें ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना पूर जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब कि ये सबसे बड़ा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्ण।
जोड़ के देखते 814 चार हाथ में एक, 3 एक हाथ में 4, ठीक है ये हो जा रहा है। इसका मतलब ही कॉर्न हो गया। क्या हो गया? कॉर्न। कहने का मतलब AC जब कॉर्न हो जाएगा, इस प्रकार से बनाएंगे, AC जब कॉर्न हो गया तो ऑटोमेटिक बी हम लोग का ये था, और बी कथी हो गया? तो 90 डिग्री के कोण हो गया। जब वो कॉर्न है, इस नियम पर आ गया कॉर्न है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? यह जो है 90 डिग्री के कोण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 90 के कोण होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसे भी जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर 90 आया है, और या 45 या फिर 60 या फिर 120। 60 कब आ सकता है? जब पूरा बराबर, ये भी 6 भी जितना ही है उतना ही है, उतना ही तब 60 आ सकता है। बाकी कोई जो है उसके लिए इस प्रकार से कोई नियम नहीं होता है, तो इसीलिए हो सकता है कि इस प्रकार से देगा तो ज़्यादातर 90 आएगा, अगर एक ही सब में देगा तो 60 आएगा, अलग अलग देगा तो हो सकता है 90 आएगा, ज़्यादातर 90 आएगा, इसका चांस रहता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि समबाहु त्रिभुज, समबाहु कहने का मतलब सभी भुजा उसका बराबर है। समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF का एक भुजा 6 हो, तो उसके इतना का इतना क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। कहने का मतलब कि क्या दिया है उससे कोई मतलब, हमको देखना यह है कि एगो भुजा दिया है 12 और एक भुजा दिया है 6। बाटा में लिखा तो हम लोग बाटा में लिख देते हैं। इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल कहने का मतलब बाटा का मतलब तो अनुपात हो गया, तो ये कट जाएगा। कथी हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/1। 2/1 क्षेत्रफल कहने का मतलब स्क्वायर होता है, तो 2 दूना के 4 और बाटा 1 के स्क्वायर एक ही होता है, तो 4:1। 4:1 ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 2 क्वेश्चन और भी बचा हुआ है। ABC एवं PQR समरूप त्रिभुज। समरूप कहने का मतलब एक ही रूप का है, छोटा बड़ा हो सकता है, जिसमें AD शीर्ष BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से होकर, अच्छा होकर छूट गया है क्या? होकर लंब है, क्या है? PC पर लंब है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। AD बराबर 9 सेंटीमीटर, PT बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC PQR के क्षेत्रफल का अनुपात। ये कितना कहानी दिया है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। हमको देखना यह है कि भुजा दिया हुआ है 9 और 7, इसका क्षेत्रफल के अनुपात, जैसे क्षेत्रफल के अनुपात पूछेगा तो दुनिया की कहानी खत्म करो। ये भुजा है और क्षेत्रफल में उसका स्क्वायर होता है, तो 9 9 81 या 7 7 49 के नो है क्या? ऑप्शन डी करेक्ट। समझ में आ गया? भुजा दिया रहेगा और पूछेगा, अगर अनुपात में अगर पूछ दिया कि भुजा दिया क्षेत्रफल का अनुपात, तो सीधे उसका स्क्वायर कर देना है, और उसका पूछ दिया आयतन तो उसका क्यू कर देना है, और परिमाप पूछ दिया तो वही रहेगा ना। बढ़ा, अच्छा बढ़ाना पड़ेगा मैनुअली। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब सभी तो बराबर है, इधर के कोण, अच्छा कहने का मतलब ई रेखा बड़ी बड़का बन गया, ई रेखा और ई रेखा तीनों बराबर है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सब क्या होता है? सब कोण भी 60 डिग्री के होगा, और दूरी भी सबके बराबर। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये भी 12 हो जाएगा। बीच से वो चिन्ह पार देंगे, ऊंचाई हो जाएगा। इसको बीच से चिन्ह पारते हो गया आधा, तो इधर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। इसको मिटका दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, बस ये हम लोग समझ गए कि पूरा 12 था तो आधा 6 हो जाएगा। ABC नहीं दिया है, हम लोग मान सकते ABC और इसको D मानेंगे। हम लोग ज्ञात करना है AD, ऊंचाई ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जब सीधा चिन्ह पर आया तो 90 डिग्री का कोण बन गया। कई डिग्री के? 90। तो ये हो जाएगा AD, और ये हो जाएगा AB, और ऐसे मैं कहने का मतलब AB जो है कर्ण है। कहते हैं कर्ण, फार्मूला होता है AB के स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे? AB के स्क्वायर बराबर AD प्लस AB, इसका दोनों के स्क्वायर। AB थोड़ा ये DB, गलती होगा यहाँ पर, DB होगा, ठीक है रुक तो, यहाँ हो जाएगा DB के स्क्वायर। AB के स्क्वायर, AB के मान 12 है तो 12 के स्क्वायर कर देंगे, 12 12 144 हो जाएगा, बराबर AD के मान ही तो हम लोग को ज्ञात करना है। AD के स्क्वायर प्लस E का मान 6 दिया हुआ है, BD के मान 6, तो 6 के स्क्वायर 6 36 144 बराबर AD के स्क्वायर प्लस 6 36 से घट जाएगा, 36 108 बराबर AD के स्क्वायर।
स्क्वायर के रूट में भेजेंगे तो रूट अंडर 108 बराबर हो जाएगा ए डी। 108 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 रूट 3 आएगा। ठीक है, 6 रूट 3 आएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब 108 को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुने 3 लिख सकते हैं। 6 3 18 के 8, 6 3 18 19, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 9 1 हाथ में के 10। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 36 को 6 निकाल दिए, 3 अकेला तो रह जाएगा, नहीं बाहर निकलेगा। समझ में आ गया। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले थे और सभी को समझ के पढ़ लिए। आगे जो हम लोग 21 से 40 तक बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।